हाँ, तो रिकॉर्डिंग में मैंने शुरू कर दिया। नाउ कुछ क्वेश्चन मैंने कल भेज दिए थे और आज उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। तो एक बच्चे ने, मैं भूल गया किसने, ग्रेविटी के ऊपर सॉरी एवरेज डेंसिटी के ऊपर एक सवाल पूछा था या जी के ऊपर एक सवाल पूछा था, तो उसके किसके प्रोपोर्शनल होती है वो, तो उसका जवाब भी इसी के अंदर मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने। Now, what is the question? The question is find average density of Earth in terms of g. What is g? G is acceleration due to gravity. ठीक है? And capital G. What is capital G? Capital G is universal gravitational constant. Okay? And what is this? It is clearly written radius of Earth. तो हम इसको r मान लेते हैं। Radius of Earth is r. R is radius of Earth. ओके, तो इन तीनों की टर्म्स में हमें क्या निकालनी है? एवरेज डेंसिटी निकालनी है। तो एवरेज डेंसिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि डेंसिटी अर्थ की अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जैसे अर्थ को अगर हम कंसीडर करेंगे, एक वन स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, तो इस वन स्ट्रक्चर में बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। कहीं पर लैंड है, कहीं पर रॉक्स है, कहीं पर वाटर है। और अगर कोर में चले जाएंगे तो कोर के अंदर बेसिकली क्या चीज है? कोर के अंदर मॉल्टन आयरन। तो आयरन की डेंसिटी भी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी भी अलग होती है, लैंड की या मिट्टी की डेंसिटी अलग होती है। इवन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लैंड्स की डेंसिटी अलग होती है। उसके बाद आप रॉक्स की डेंसिटी अलग होती है। तो एज ए होल वन स्ट्रक्चर मान के हम ओवरऑल वन डेंसिटी हमको निकालनी है। ओके, तो क्योंकि हमें एक ही डेंसिटी निकालनी है तो हम कहेंगे एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करिए। सो एवरेज डेंसिटी का मतलब ये है कि हम कुल मिला के जो मास है उसको पॉइंट साइज का उसको ये मानेंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी अर्थ में। बात समझ गए? अब जो एवरेज डेंसिटी या फिर जो डेंसिटी होगी उसको हम सपोज डिनोट करते हैं। सपोज डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं रो से, रो से डिनोट कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होती है डेंसिटी? ये हम सब जानते हैं, ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम होगी, मास और वॉल्यूम का रेशियो होगी। मास को अगर हम m से डिनोट कर दें और वॉल्यूम को क्योंकि इसको स्फेरिकल हम मान लेते हैं, एक्चुअल बिल्कुल प्योर स्फेरिकल नहीं होती है, ये बिल्कुल एक्चुअल स्फेरिकल नहीं होती है, थोड़ी सी चपटी होती है, अंडाकार होती है, लेकिन इसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं। तो स्फेयर का अगर कोई स्फेयर हो r रेडियस की, अगर कोई r रेडियस की स्फेयर हो तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? उमर आप बताएंगे वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्क्वायर का? सर्कल का सर। नहीं पता? हाँ सर सर्कल का या सर्किल का वॉल्यूम नहीं होता भाई, 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम होता है। शादमा तुम बताओ। 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है वॉल्यूम? क्यूब। यस सर, यस सर। हाँ क्यूब होगा बेटा, क्यूब का वॉल्यूम निकालना। ठीक है, सिलेंडर नहीं है ये, स्फेयर है। स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3। 4πr² जो है वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो 4πr²। बराबर। तो यहां पर जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 m बाई पाई r क्यूब। तो ये जो डेंसिटी आई है अर्थ की, ये मास की टर्म्स में आई है और रेडियस की टर्म्स में आई है। तो यहां पर हमें जी भी लेकर आना है और यहां पर कैपिटल जी भी लेकर आना है। स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों चाहिए। रेडियस आ चुका है, तो हमें जो कुल मिला के काम करना है वो मैथमेटिक्स का करना है। ठीक है, हमको बेसिकली इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन निकालनी है, रो इज इक्वल टू 3/4 m बाई पाई r क्यूब
इसके अंदर हमको क्या चीज इंट्रोड्यूस करनी है, इसके अंदर जी भी इंट्रोड्यूस करना है और ये स्मॉल जी भी इंट्रोड्यूस करना है। ये कहां से लेकर आएंगे हम? अगर हम स्मॉल जी का फॉर्मूला देखें, स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे? स्मॉल जी का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। ये कौन सा मास? ये ऑब्जेक्ट का मास होगा, ये अर्थ का मास नहीं होगा। और ये कौन सा मास है? ये अर्थ का मास है। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ यहां पर है, अपॉन, बोलो भाई, आर स्क्वायर। R²। अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जी की जगह मतलब जी की जगह इसको रिप्लेस हम कर सकते हैं, यानी एम ई, जो कि बेसिकली यहां पर हमने स्मॉल एम लिख लिया है, तो इसको एम ई लिख लेते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये बेसिकली किसका मास है? ये अर्थ का मास है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इसका। तो मास ऑफ अर्थ अगर हम लिखें तो किसके बराबर हो जाएगा? जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। राइट, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मास ऑफ अर्थ इसके बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और अभी हम ने जो डेंसिटी लिखी है, डेंसिटी जो लिखी है, ये फार्मूला दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, 3/4 और 3/4, ये m लिखा है तो इसको एम ई लिख देता हूं, एम ई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3/4 तो आएगा ही, और एम ई की जगह मैं ये लिख देता हूं, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल, और ये पाई आर स्क्वायर। तो इसको ये कैंसिल हो गया, आर आर सॉरी, यहां पर क्यूब था, यहां पर क्या था? क्यूब था, तो खाली स्क्वायर कैंसिल होगा, आर रह जाएगा, तो 3/4 जी अपॉन कैपिटल जी पाई इंटू आर। तो ये वैल्यू आ गई। देखो भी चेक कर लो, मैंने हो सकता है कि जल्दीबाजी में गलत कैलकुलेशन कर दिया हो। तो इवेल्युएट करने का तरीका जो है वो कुल मिला के यही होगा कि हम रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ अर्थ को, क्योंकि मास ऑफ अर्थ की टर्म्स में कोई जरूरत नहीं है एज पर द क्वेश्चन। हमको तो जरूरत कैपिटल जी है, स्मॉल जी है और आर है। तो द फेयर एनफ द फॉर्मूला विल बी फॉर एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 3/4 जी अपॉन पाई कैपिटल जी और आर। यानी अगर आर को बढ़ा दे, अब आपसे पूछा जा सकता है सवाल कॉम्बिनेशन में, अगर आर को बढ़ाने से क्या होगा, तो आर को बढ़ा दे तो एवरेज डेंसिटी कम होगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्या एवरेज डेंसिटी कैपिटल जी पर डिपेंड करती है? तो आंसर लिखेंगे यस, डिपेंड करती है कैपिटल जी पर। अब क्योंकि कैपिटल जी घटता बढ़ता नहीं है, कैपिटल जी कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए डेंसिटी का उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कैपिटल जी ज्यादा होता तो डेंसिटी नेचुरल सी बात है, वो कम होता है। अच्छा, स्मॉल जी के बारे में अभी और हमें थोड़ी बातें करनी है। स्मॉल जी डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट होती है, तो ये भी आप एक एवरेज वैल्यू मानेंगे जी की। अच्छा, जी की वैल्यू अगर किसी प्लेनेट की ज्यादा हो तो एवरेज डेंसिटी क्या होगी? एवरेज डेंसिटी यानी ज्यादा है। जी की वैल्यू अगर कम है तो उसकी एवरेज डेंसिटी कम है, क्योंकि जी का डायरेक्ट रिलेशन है एवरेज डेंसिटी से। अगर जी बढ़ेगा तो एवरेज डेंसिटी भी आपकी बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसके अंदर? बोलो भाई। पूछना है? सर सर अगर कैपिटल जी ज्यादा होगा तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है सर? अगर कैपिटल जी ज्यादा होगा तो डेंसिटी कैपिटल जी ज्यादा, अगर कैपिटल जी ज्यादा होगा तो एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी। कैपिटल जी एक ही जगह आया है ना इसके अंदर। यस सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम, हाँ देखो ये भी अच्छा सवाल है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस, अगर जो रेडियस ऑफ बेसिकली जो अर्थ है, सपोज ये अर्थ बनाता हूं, ठीक है, तो इसका अपना कुछ आर है। अगर इसको यकायक इसका रेडियस बढ़ा दिया जाए, याद रखिए
जब भी कंडीशनल सवाल होते हैं तो जितनी बात कही जाएगी हम उतनी ही कंडीशन लगाएंगे, अपने मन से हम कुछ और नहीं लगाएंगे। रेडियस बढ़ा तो सरफेस एरिया जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन और कोई चीज नहीं घट बढ़ रही। रेडियस बढ़ा तो रेडियस जिस जिस क्वांटिटी के फार्मूले, जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले के अंदर आता है वो बढ़ जाएगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं बढ़ेगी, ये बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ को बढ़ाकर दुगना कर दिया, यानी 2r कर दिया। सपोज, बात समझ में, हमने ये किया। ओके, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, यानी मास नहीं बदला। यहां पर अगर इसका मास me था तो यहां पर भी इसका मास me ही रहा। देन व्हाट विल हैपन टू योर वेट, आपके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिए, आपके वेट पर, ठीक है, आपके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका, आप बेसिकली इस पे खड़े होते हैं, आप जो है वो अर्थ पर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अभी मैं आपको खड़ा कर देता हूं यहां पर। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहां खड़ा कर दिया। ओके, अब आपका अपना कुछ मास है, आपका अपना कुछ मास है और अर्थ का भी मास है। आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यही फोर्स बेसिकली आपका वेट है। ये फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू जी के बराबर है। तो देखिए, यहां मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास जो है वो अनचेंज है। कैसा है? अनचेंज, ये पहले से बता रखा है। एक और फार्मूला है फोर्स का, वो क्या है? कैपिटल जी एम ई इंटू एम। ये क्या है? ये आपका मास है, और ये एम ई क्या है? ये अर्थ का मास है। ये अर्थ के लिए है, और ये कौन है? दिस इज यू। ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने मास पर तो कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन रेडियस पे डाल दिया। तो हम फोर्स का या वेट का फार्मूला सिर्फ ये वाला ले सकते हैं, ले सकते हैं, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैसी क्वांटिटी है? ये जी कैसी क्वांटिटी है? ये कांस्टेंट है। ये एम ई कैसी क्वांटिटी है? हमने खुद ही कांस्टेंट रखा है। आप कैसी क्वांटिटी है? आप भी कांस्टेंट है। यू आर ऑल्सो नॉट चेंजिंग योर मास, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। द ओनली थिंग इज इस आर को बढ़ाकर आर से 2r कर दिया गया है। जब आर से 2r कर दिया जाएगा तो जो न्यू वेट होगा, वेट न्यू, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये बेसिकली क्या है? ओल्ड वेट है आपका। बात समझ में? तो आपका, आप यहां पे क्या लिखोगे? ओल्ड वेट डिवाइडेड बाई 4। तो आप क्या बोलोगे कि 1/4 हो जाएगा वेट। वेट कितना हो जाएगा? 1/4। वेट becomes 1/4 to 1/4 to its ओरिजिनल वैल्यू। मतलब जैसे ही ये अर्थ का वॉल्यूम बढ़ जाए या अर्थ का रेडियस दुगना हो जाएगा, हम सबका वेट क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा वेट कितना है? मेरा जो मास है, मैं अपना मास लिखूं तो मेरा मास 75 केजी है। बात समझ में? 75 केजी मेरा मास है, और जी की वैल्यू अगर हम 10 मान लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लें, तो वेट कितना हो जाएगा? मेरा वेट कितना हो जाएगा? मेरा वेट हो जाएगा 750 न्यूटन। मेरा वेट 750 न्यूटन है, और मेरा मास 75 केजी है, 75 केजी है। जब रेडियस दुगना हो जाएगा, जब रेडियस का हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो मेरे मास पे क्या फर्क पड़ेगा? मास मेरा अब भी 75 केजी ही रहेगा, मास में मेरे कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता जो मेरा वेट होगा ये बदल जाएगा, तो इसको मैं डब्ल्यू टी डैश लिखूंगा। ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 4। बात समझ में आती है? कितना हो जाएगा ये? करीब करीब कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझको? 12.5 कम कर लीजिए 200 में से। बात समझ में? तो
7.5 इतना हो जाएगा, राइट? सही कह रहा हूं? अरे भाई कहां हो, तो नहीं तुम लोग कहीं चले तो नहीं ऑन करके? मेरी बात सुन रहे हो ना तुम लोग? यस सर, परफेक्ट आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया? तो मेरा ये इतना वेट हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल? तो ये सब सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा जहन खुल जाए। जितने ज्यादा सवाल आप देखेंगे करेंगे, बेसिकली खाली देखने से नहीं होगा, आपको नए नए सवाल पर खुद स्ट्रेस डालनी पड़ेगी। मैं कितने करा पाऊंगा? अगर बहुत सारे भी कराए, मैंने 100 सवाल करा दूंगा मैं। लेकिन आपको 500 सवाल करने हैं, आप नहीं मान के चलिए। ओके, क्लिक कर लेते हैं। ये आसान सवाल है, इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं करा चुका हूं। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हैज फॉलन 100 मीटर्स? ठीक है, एक क्लिफ है फॉर एग्जाम्पल, कोई सपोज ये कोई क्लिफ है, ठीक है, और सपोज यहां आप खड़े हैं, आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, दिस इज द स्टोन, ओके, रेड कलर से बना, दिस इज द स्टोन एंड द स्टोन इज कमिंग डाउन, और ये आता चला जा रहा है। ये जो ग्राउंड है ये हो सकता है बहुत नीचे हो, तो इसने यहां से लेकर फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर्स का सफर तय किया, यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर्स का इसने सफर किया। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने जो फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आप उनको झांक के देखेंगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर मिलेगा। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे भाई इसके अंदर? ऊपर V is equals to 2 under root 2GH। हाँ, कौन बता रहा है? सर मैं सूर्यांश। हाँ, सूर्यांश बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो 2 इंटू इसको 10 मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो देखो एक 10 तो यहां से निकल आएगा वापस बाहर, और एक 2 यहां इन दोनों में से निकल आएगा बाहर इंटू 2, और अंडर रूट क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। तो 20 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी यहां पर, इस जगह पर। बात समझ में आएगी? अगर 100 मीटर चले तो आई होप कि इसको करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है ये समझ में आना चाहिए। ये अलबत्ता रोकेगा कब? जब अर्थ आएगी, जब इसको कोई हिंड्रेंस मिलेगा तब ये रोकेगा। आगे बढ़ते हैं। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके 3 डिफरेंसेस बताने। तो इसके 3 डिफरेंसेस मैं आप लोग को बता चुका हूं। कौन से मैंने पहले से यहां लिख रखे हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो लिख रखा है वो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए लिख रखा है। यहां पर जो लिख रखा है वो जी के लिए लिख रखा है। जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खाली अर्थ की नहीं होगी, किसी भी प्लेनेट की होगी। समझ में? तो वहां पर भी ये कानून लागू होंगे। अगर जुपिटर पे जाएंगे तो अर्थ की जगह वर्ड जुपिटर यूज, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट की या किसी भी मास की डेफिनेशन उसकी है। वो बेसिकली जो फोर्स लगाती है, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी एक्वायर करती है, या जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है, वही बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है मास होना उसके पास। मास उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है, पैदा कर देता है कि वो दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करने लगती है। तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ये एक कुदरत का कानून है ना, ये इट इज ए फिजिकल लॉ। दूसरा जो डिफरेंस, अब क्योंकि यहां पर हमें डिफरेंस की बात करनी है, तो डिफरेंस के लिए जब हमने पहला पॉइंट इसका पढ़ा, तो अब पहला पॉइंट इसका पढ़ेंगे। ये कैपिटल जी है, ये बेसिकली क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। आपको बेसिकली ये लिखना कैसे चाहिए, ये टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। किस तरह से लिखना चाहिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आपको आपको क्या बनानी चाहिए, आपको बेसिकली टेबल बनानी चाहिए। ऐसे मैंने टेबल नहीं बनाई, आपको ऐसे टेबल बनानी चाहिए। यहाँ आप लिखिए जी, यहाँ कैपिटल जी लिखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए ऐसे, तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट लिखिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिए ऐसे, तो यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट लिखिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखिए, यहाँ पर भी तीसरा पॉइंट लिखिए। और ये बेसिकली क्या होगा, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, ये सिमिलैरिटी डिस्कस करने को कहा है, डिफरेंसेस ही कहा है, डिफरेंसेस बिटवीन जी एंड कैपिटल। ओके, इस तरीके से आपको ये 10th क्लास के जो इम्तिहान होंगे उसमें आपको करना होगा। नाउ अब इसका पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसकी अपनी एक डेफिनेशन है, इसकी अपनी डेफिनेशन है। वो क्या डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं। अगर हम ये देखेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिस फॉर्मूले में आता है वो होता है एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इस r को हम 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा f के। g f के बराबर कब होगा, when the masses, the value of m1 and m2, the product of m1 and m2 is equal to 1 and r is also 1। when 1 kg के 1 kg के ये इसकी भी वैल्यू 1 kg है और इसकी भी वैल्यू 1 kg, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। तो कैपिटल जी के किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी वो फोर्स हो जाएगी जो इन दोनों के बीच में लग रही है। कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो फोर्स हो जाएगी। तो ये फोर्स कितनी आनी चाहिए, यानी कि 1.67। ध्यान से सुनिए, जब कोई मास 1 kg का हो, दूसरा भी 1 kg का हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उनके बीच में फोर्स कितनी लगती है, 1.67 10 की पावर -11 न्यूटन लगती है। बात समझ में? तो न्यूमेरिकली g विल बी इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर -1 न्यूटन। g इज एक्चुअली इक्वल इन ऑल द केसेस, 1 kg का मास हो चाहे 2 kg का मास हो। लेकिन जब हम फिजिक्स में चीजों को डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि कोई एक ही चीज लाना पसंद करते हैं, बाकी सब चीजों को यूनिटाइज कर देते हैं, यूनिट बना देते हैं। तो हमने यहां पर यूनिट बनाना है, किस फॉर्मूले को यूनिट बनाना है, हमको यहां पर इस फॉर्मूले को यूनिट बनाना है, यूनिटाइज करना है। तो हमने क्या कहा, F विल बी इक्वल टू G इफ m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? जब ये सारी चीजें 1 होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये सारी चीजें 1 होंगी तो क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसकी और भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, तो अभी उसको बताना मुनासिब नहीं है। अभी तो आप नहीं समझो कि यही जो है वो खास बात है। 10 मिनट रहेंगे, 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को एटलीस्ट हम पूरा समझ लेते हैं और पूरा कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? g इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो स्मॉल g है ये बेसिकली एक्सेलरेशन है। स्मॉल g क्या क्या चीज है, बेसिकली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो g जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, और जो कैपिटल G है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। देखिए याद रखिए एक बात, ये बात याद रखिएगा आप कि कैपिटल G स्केलर क्वांटिटी है और आपका स्मॉल g जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए g की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, g को हम कैसे निकालते हैं, g को हम कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो यहां पर क्या बेसिकली फोर्स आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो ये कैपिटल G की जो यूनिट है उसमें फोर्स आ रहा है यानी न्यूटन आ रहा है, तो इसको वेक्टर हो जाना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये इसकी वैल्यू फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। बेसिकली फोर्स की वैल्यू G पर डिपेंड करती है, G फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले के अंदर जो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हम लोग को। अगर कोई दो मासेस ऐसे हैं तो भी उनके बीच में फोर्स है, अगर इसको उठा घुमा के यहाँ ले आए इस जगह कर तो भी इनके बीच में फोर्स रहेगी। तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि कोई चीज ऐसे
एक्चुअली में ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होती, हर चीज अपनी जगह पर होती है। ठीक है, जब आप ऊपर चले जाएंगे या साइड में चले जाएंगे अर्थ के, तो एक सा ही है सब कुछ। बात समझ में, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं है। आप ऊपर नीचे तो यहाँ अर्थ पर जब तक खड़े होते हैं तब तक पता लगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट point number 3. What is point number 3? It is different at different places on the surface of the earth. Its value also varies on celestial body to another. One celestial body to another. तो जो स्मॉल जी है वो अलग होगा, हम सब जानते हैं। ये अलग कैसे कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, 11th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। आप लोगों को तो थोड़ी सी बात बता दी जाती है कि ये पोल पर इसकी वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पोल पर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कम होगी। और आपके किस जगह पर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो कम हो जाएगी, नीचे चले जाएंगे तो कम हो जाएगी। ये बताई जाती है आपको बातें, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं कराया जाता, 11th में बहुत ज्यादा कराया जाता है। अलबत्ता जी, कैपिटल जी जो होता है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसकी वैल्यू आपके सेम रहती है। अच्छा, मैं जी की वैल्यू यहां पर 1.67 लिखी है और यहां पर वैल्यू 6.7 लिखी है, तो बेटर टू चेक इट। ओके, क्या वैल्यू है, 1.67 है या 6.7 है? सूर्यांश, सर 1.67 है। हाँ, तो यहां पर 1 लगना बाकी है ना, यहां पर 1 लगना चाहिए, राइट? यहां पर 1 मैंने अभी लगा। पॉइंट सर पीछे आना चाहिए, 1 के बाद सॉरी फोर सॉरी, आना चाहिए। हाँ हाँ, तो सर मैं जो है 6.67 है। नहीं नहीं, ये यहां से मिटेगा, 1.67 आ जाएगा। ओके, अब जी की वैल्यू क्या होती है वो हमें बहुत ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। जी की वैल्यू क्या होती है वो न्यूमेरिकल्स में हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। गिव 3 डिफरेंट, नहीं ये तो हमने कर दिया अभी। ओके, ए स्टोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब लोग इसको करना भी, घर पर भी बैठ के आप देख सकते हो। ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस व्हाइल अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ये थोड़ा सा 11वीं क्लास की तरफ है सवाल, बहुत ज्यादा 10वीं क्लास में इसका कंसेप्ट नहीं है। हालांकि ये जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो ये सवाल क्लियर होता है। देखो एक बात समझो आप, सपोज ये आपका मकान है, ओके, ये आपका मकान, और ये जो बाहर प्रोजेक्शन है ये सपोज छज्जा है, और आप यहां पे खड़े हुए, और आपके साथ आपका भाई भी खड़ा है, और आपके भाई सपोज रेड कलर के, ओके, और आपके भी हाथ में एक स्टोन है और आपके भाई के हाथ में भी एक स्टोन, ठीक है। आपका भाई तो नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता है इसको, आपका भाई तो इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता है, ये स्टोन यहां पर गिर जाता है थोड़ी देर के बाद, ये स्टोन यहां पर आके गिर जाता है थोड़ी देर के बाद, और उसी टाइम आप क्या करते हो, आप इसको यूं फेंकते हो, यूं हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। कैसे फेंकते हो, हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। तो ये स्टोन कैसे जाएगा, ये यूं आएगा, ये यहां पर गिरेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो प्रॉब्लम ये पूछ ये रहे है, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, तो ये तो पैरेलल टू द अर्थ सरफेस फेंका गया, ये वाला तो पैरेलल फेंका गया। Another stone is simultaneously dropped, इसको क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया, इसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम द सेम हाइट, विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा पहले गिरेगा? कोई मुझे इसका जवाब बता सकता है? सर पहले वाला, ब्लू वाला। ब्लू वाला पहले गिरेगा, और कोई बताएगा? बताओ बेटा। सर रेड वाला। रेड वाला, चलो तुम्हारा रेड वाला, क्योंकि तेज फेंका है हमने, है ना। सर और कोई वेलोसिटी चांस उसके लेना साथ। चाहेगा? है वेलोसिटी है उसकी बात इसलिए, अरे ठीक बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है वेलोसिटी, पैरेलल है। इसको ये जो सवाल है
अब मुझे याद आ रहा है 9th क्लास में ये शायद एग्जाम्पल में कहीं लिखा हुआ है ये सवाल, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है प्रोजेक्टाइल वाले केस के अंदर, और ये बताया भी जाता है शायद, और इसका प्रूफ 11th क्लास के अंदर है। ध्यान से सुनना इसका जवाब। अच्छा, बस 2 ही लोगों ने चांस दिया। देखो एक बात बताऊं, जब टीचर सवाल पूछा करे ना तो जवाब दिया करो सोच कर, दिमाग पे डाल के। ये मत सोचा करो बेइज्जती होगी हमारी, अबे होने दो बेइज्जती, मिल रही है कौन सी फर्क पड़ रहा है, बन रही है, होती रहती है बच्चों की बेइज्जती तो पूरे दिन, हम डांटते रहते हैं अपने बच्चों को तो बेइज्जती हो जाती है, कोई ऐसे बेइज्जती से क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों को। तो चांस लेना चाहिए, अपना दिमाग पे जोर डालना चाहिए, मतलब एक तरह से खेलना चाहिए। सब ब्लू वाली हाँ गेम ब्लू, वाले। सबकी ब्लू वाला पे लगा। एक्चुअली में जितनों ने भी आज जवाब बताया ना, सबकी विचारों की बेइज्जती हुई, एक ने भी सही नहीं बताया, दोनों सेम टाइम पे करेंगे। अब तुम पूछोगे क्यों, पूछो पूछो, क्यों अरे सर? पूछो भाई। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर सर? सही एक बात ये बताओ कि एक स्टोन को तो इस डायरेक्शन में फेंका गया था, रेड वाले को फेंका गया था, रेड वाले को इस डायरेक्शन में फेंका गया था, उसको कुछ वेलोसिटी दी गई थी इस डायरेक्शन में, और एक स्टोन को इस डायरेक्शन में ड्रॉप किया गया था। इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो 0 थी क्योंकि ड्रॉप किया गया था। तो जो रेड वाला स्टोन फेंका गया था, रेड वाला स्टोन फेंका गया था, ये सब ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये बताओ मुझे। तो हम कौन सा वाला, हम कौन सी चीज देख रहे हैं, मोशन कब स्टॉप हुआ है इन लोगों का, इन सबकी वेलोसिटी कब 0 हुई है, इन सबकी वेलोसिटी ये हाइट कवर करने के बाद 0 हुई है, मानते हो या नहीं भाई, मानते हो या नहीं? यस यस सर सर। यस सर। इन सबने ये हाइट, इन सबने ये वर्टिकल हाइट ट्रेवल करी है, राइट? क्योंकि इन्होंने वर्टिकल हाइट ट्रेवल करी है, चाहे वो ये वाला हो और चाहे वो ये वाला हो। ये बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में इन सबकी इन दोनों की वेलोसिटी कैसी थी? वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी कैसी थी बोलो? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट थी। वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी 0 थी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अभी मैं मीटिंग सस्पेंड कर रहा हूं क्योंकि आपके वो 10 मिनट होने वाले हैं। ओके।